कुछ दिन पहले सुबह जब राजवीर एयरपोर्ट से बाहर आया तो यह शहर वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। 2 साल का अरसा गुजर जाने में भला कितना वक्त लगता है, उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि कब 2 साल बीत गए। उसने किसी को नहीं बताया था कि वह वापस आ रहा है। वह सबको सरप्राइज देना चाहता था। कैब करवा कर वह घर की तरफ रवाना हुआ। जब गाड़ी सतीश हाउस के सामने रुकी तो वह हैरान रह गया। पूरे घर में सजावट और लाइटिंग थी, जैसे कोई बड़ा फंक्शन चल रहा हो। सबसे पहले नजर सुनीता जी पर पड़ी, जो पहले तो हैरानी से उसे देखती रह गईं, फिर झट से उठकर उसे गले लगा लिया। सतीश जी, दादी जी और बाकी सब लोग भी उसे देखकर खुशी और हैरानी से भर गए। मुझे बता दिया होता बेटा, मैं गाड़ी भेज देता, सतीश जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। मैं सरप्राइज देना चाहता था पापा, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? उसका इशारा घर की लाइटिंग की तरफ था। अरे बेटा, समिता की मेहंदी है कल, दादी जी ने मुस्कुराते हुए बताया। कौन समिता? राजवीर ने पूछा। अरे तेरे पापा के दोस्त पंकज अंकल की बेटी। बाहर जाकर सब भूल गया है तू? दादी ने प्यार से उसके सिर पर हल्की चपत लगाई। वो सचमुच भूल गया था। याद भी कैसे रहती, जब वो यहाँ था तब भी समिता बहुत कम सामने आती थी और फिर फोन पर कभी किसी ने उसका जिक्र भी नहीं किया था। चलो बेटा, अब जाकर फ्रेश हो जाओ, सफर की थकान होगी, सुनीता जी ने कहा। मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करवा के भिजवाती हूँ। माँ की बात सुनकर वह सिर हिलाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सच में वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। उसकी नींद का ध्यान रखते हुए किसी ने उसे जगाया भी नहीं। 3 घंटे की भरपूर नींद लेकर जब राजवीर उठा तो खुद को तरोताजा महसूस किया। नहाकर जब वह कमरे से बाहर आया तो लिविंग रूम में बातचीत की आवाजें आ रही थी। शायद सब वहीं जमा थे। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ, सब अचानक चुप हो गए। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, सुनीता जी ने बात को हल्का किया। थकान उतर गई? उन्होंने पूछा। हाँ माँ, अब बिल्कुल फ्रेश हूँ, वह पापा के पास बैठते हुए बोला। एक कप कॉफी मिल सकती है? अरे क्यों नहीं बेटा, लेकिन खाना खाए बिना सो गए थे, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं माँ, अभी सिर्फ एक कप कॉफी चाहिए, उसने मुस्कुराकर कहा। सुनीता जी ने तुरंत समिता को आवाज दी। समिता जी। समिता पास ही थी, जैसे इंतजार में खड़ी हो। वह झट से सामने आ गई। नमस्ते, उसने धीरे से कहा। नमस्ते, राजवीर ने जवाब दिया। राजवीर ने गौर से उसे देखा। कहीं से नहीं लग रहा था कि कल उसकी मेहंदी है। उसके चेहरे पर सादगी और मासूमियत थी। राजवीर के लिए एक कप कॉफी बना दो, सुनीता जी ने कहा। जी अभी लाती हूँ, समिता ने कहा और अंदर चली गई। राजवीर कुछ कहने ही वाला था कि उसके पिता ने बात बदलते हुए कहा। मैं उनकी यह फालतू डिमांड पूरी नहीं कर सकता। कौन सी डिमांड पापा? राजवीर ने पूछा। यार, शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली। क्या मसला है पापा? अरे बेटा, बस जहाँ समिता की शादी हो रही है वहाँ के लड़के वाले गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हुआ? दे दीजिए ना, इतनी परेशानी किस बात की है? राजवीर ने सहजता से कहा, मगर कमरे में फैली खामोशी ने बता दिया कि ये बात इतनी आसान नहीं थी जितनी उसने समझी थी। बात गाड़ी की नहीं है राजवीर, सतीश जी ने गंभीर आवाज में कहा। पहले इस बारे में उनसे कोई बात नहीं हुई थी। वो ना भी कहते तो मैं खुद दे देता, मगर उन्होंने मेहंदी से एक दिन पहले गाड़ी मांगी है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग मुझे कुछ खास नहीं जचे, और आज पहली बार तुम्हारी दादी भी यही बात कह रही थी। कोई बात नहीं दादी, राजवीर ने उनके हाथ थामते हुए कहा। आप परेशान मत हो, एक गाड़ी की ही तो बात है, देने में क्या हर्ज है? वैसे दादी, वो लड़का करता क्या है? नौकरी करता है कहीं? दादी ने सतीश जी की तरफ देखा। मुझे तो ठीक से पता नहीं, तुम्हारी माँ ने ही रिश्ता तय किया है, यकीनन कोई अच्छा काम करता होगा। अरे बेटा, सतीश जी ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम इन बातों में क्यों पड़ रहे हो? मैंने सब सोच समझकर ही रिश्ता किया है। इन सब बातों को छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, वहाँ कैसे दिन गुजरे? सुनीता जी ने बात बदल दी। सतीश, तुमने लड़के वालों से बच्चों के बारे में बात की? राजवीर कुछ कहता उससे पहले ही दादी ने सवाल दाग दिया। राजवीर हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा। क्या मतलब?
किसके बच्चे? लड़का पहले से शादीशुदा है बेटा, दादी ने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा। दो बच्चे भी हैं क्या? राजवीर की आंखें फैल गईं। मतलब वो दो बच्चों का बाप है और अब समिता से शादी हो रही है। उसी वक्त समिता कॉफी लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई। राजवीर की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए रंग उड़ गया। उसने चुपचाप कॉफी रखी और जैसे आई थी वैसे ही खामोशी से वापस चली गई। राजवीर ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर में चल क्या रहा है। तभी सुनीता जी पहलू बदलती हुई उठी और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजवीर अपने कमरे से निकल रहा था, तभी उसे दादी की आवाज सुनाई दी। तुमने उस लड़के से शादी के लिए इनकार क्यों नहीं किया समिता? अगर तुम मना कर देती तो कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता था। राजवीर वहीं रुक गया। वह कुछ कहना नहीं चाहता था, बस सुनता रहा। दादी, समिता की आवाज में थकान थी। ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो शादी करनी ही होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। घर में और तनाव पैदा करने से अच्छा है कि मैं आंटी की बात मान लूं। वह दादी के घुटनों पर सिर रखे बोल रही थी। मगर इतनी जल्दी भी क्या थी बेटा? दादी ने नरमी से कहा। अभी तो तुम सिर्फ 23 साल की हो। तुमने कहा था कि अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो। कोई बात नहीं दादी, समिता ने धीमे स्वर में कहा। मैं प्राइवेट से पढ़ाई पूरी कर लूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी आवाज में जो थकावट थी उससे राजवीर को साफ साफ महसूस हुआ कि वह इस शादी से खुश नहीं है, या शायद इतनी जल्दी शादी से खुश नहीं है। वह नीचे आया तो देखा माँ टीवी देख रही थी। माँ, वैसे ये समिता की शादी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? उसने सहज अंदाज में पूछा। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? सुनीता जी ने तुरंत टीवी का वॉल्यूम कम किया। नहीं माँ, वैसे ही, बस यूं ही दिमाग में आया। अमेरिका में तो लोग बहुत देर से शादी करते हैं, इसीलिए सोचा पूछ लूं। बेटा, वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है, उन्होंने कहा। और वैसे भी समिता एक जिम्मेदारी है, जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए उतना अच्छा है। उनकी बात से राजवीर सहमत तो नहीं था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह वैसे भी अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। मगर समिता की आवाज में जो थकान और बुझापन उसने सुना था, उससे उसे साफ लग रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि पापा ने उसकी राय पूछकर ही ये रिश्ता तय किया होगा, वरना अगर कोई बड़ी बात होती तो समिता जरूर मना कर देती। न जाने क्यों राजवीर बहुत गंभीर संजीदगी से उसे सोचने लगा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू था। राजवीर ने पहली बार लड़के को देखा, जो उम्र में काफी बड़ा था, और उसकी फैमिली की बातें भी अजीबोगरीब थी। राजवीर को वो रिश्ता समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या सोचकर ये रिश्ता तय किया गया था। वो दादी जी के पास आ गया। दादी जी, ये रिश्ता तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो उनके पास बैठते हुए बोला। तेरी माँ की जिद थी बेटा, क्या कर सकते हैं हम। ऊपर से समिता ने भी रजामंदी में हाँ कर दी तो मुझे भी खामोश होना पड़ा। दादी जी ने थके हुए लहजे में कहा। वो भी जैसे अंदर ही अंदर भरी बैठी थी। राजवीर ने दूर से स्टेज पर बैठी समिता को देखा। कहाँ वो खूबसूरत नाजुक सी मासूम सी परी जैसी लड़की, और कहाँ उसके पास बैठा वो अधेड़ उम्र आदमी। राजवीर को अफसोस होने लगा। गुस्सा भी आ गया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे उस आदमी से शादी करनी पड़ रही थी। तय ये था कि मेहंदी वाले दिन ही शादी की रस्म होगी और फिर विदाई अगले दिन। सतीश जी मेहमानों के बीच बैठे थे। राजवीर ने माँ को ढूंढने की कोशिश की। वो दूल्हे के घर वालों के पास बैठी थी और शायद किसी बात पर बहस कर रही थी। राजवीर ने उनके चेहरे से तनाव का अंदाजा लगाया। अब सुनीता जी साड़ी का पल्लू संभालते हुए उठी और सतीश जी के पास गईं। उन्हें कुछ कान में कहा और साइड में ले गईं। राजवीर भी धीरे धीरे उनके पीछे चला आया। वो कह रहे हैं कि शादी से पहले ही लड़की के लिए किसी अच्छी जगह पर घर लेके दें। माँ की आवाज राजवीर के कानों में पड़ी। सतीश जी का तो गुस्से से खून खौल उठा। तुम ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? शादी का वक्त हो चुका है और अब ये नई शर्तें रख रहे हैं। सतीश जी गुस्से में बोले। मुझे क्या पता था कि ऐसे होंगे ये लोग। वो भी सर झटकते हुए धीमे स्वर में बोली। जब तुम्हें नहीं पता था तो ऐसा रिश्ता जोड़ने से पहले पता करना चाहिए था कि वो कैसे लोग हैं। सतीश जी का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। एक काम करते हैं, आप पंकज भाई साहब का मकान जो समिता के नाम है
अब वही लड़के के नाम कर दीजिए, आखिर रहेगी तो समिता ही ना वहाँ। माँ की बात सुनकर राजवीर को यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसी बातें भी कर सकती हैं। अच्छा, और कल को वो कहें कि एक फैक्ट्री भी लगा दो या फिर पंकज अंकल की फैक्ट्री ही उनके नाम कर दो, तो आप क्या करेंगे? वो जो छुप कर बातें सुन रहा था अचानक सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेहमानों को देखो, हम मामला संभाल लेंगे, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। राजवीर ने सिर ना में हिलाया। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता ठीक रहेगा बाबा, ये रिश्ता तोड़ दो, ये लोग हमारे भरोसे के नहीं हैं। वो माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए पिता से बोला, पर बेटा अब ऐन वक्त पर हम क्या बोल सकते हैं? सतीश जी भी साफ तौर पर परेशान थे। आखिर उनके परिवार की इज्जत का सवाल था। बाबा, ऐसे रिश्ते बाद में गले का फंदा बन जाते हैं। आप साफ साफ मना कर दीजिए, किसी और मांग को पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो दृढ़ता से बोला। ऐसे नहीं होता राजवीर, इतने मेहमान हैं, तमाशा लग जाएगा, सतीश जी ने समझाया। तमाशा कोई नहीं लगेगा बाबा, बस साफ साफ बता दीजिए। राजवीर के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों साफ झलक रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा था। इन लोगों की सोच ही घटिया है, राजवीर ने गुस्से में कहा। जिन्हें इंसानियत और इज्जत की कोई समझ ही नहीं, उनसे रिश्ता ना ही किया जाए तो बेहतर है। सतीश जी ने गहरी सांस ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, सुनीता जी ने बीच में बोलते हुए कहा, मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। अब बहुत हो गया, मैं खुद बात करूंगी उनसे, बस बहुत हुआ, अब तुम चुप रहो। सतीश जी ने हाथ उठाकर सख्ती से टोका तो राजवीर ने भी हामी में सिर हिलाया। सुनीता जी होंठ भींच कर रह गईं। और फिर वही हुआ, जैसे ही सतीश जी ने उनकी डिमांड मानने से साफ इनकार किया, दूल्हे वालों के चेहरे का रंग बदल गया। स्टेज पर उस वक्त अच्छी खासी गर्मा गर्मी मच गई थी। अरे, यह तो मेरे बेटे की शराफत है जो बारात लेकर यहाँ आया, वरना कौन पूछता है बिना माँ बाप की लड़की को। वो औरत जहर उगलते हुए बोली, मेहरबानी आपकी इस एहसान की। सतीश जी ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, मेरे दोस्त की बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, आप लोग अब जा सकते हैं। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम, हमें भी कोई शौक नहीं था बारात लाने का। यह सुनीता जी ने मिन्नतें ना की होती तो कभी ना आते। कौन जाने कौन से ऐब हैं जिन्हें छुपाने के लिए मेरे बेटे के पीछे पड़ी है ये। वो औरत जहर उगलती जा रही थी। सतीश जी ने हैरान होकर अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। कोई ऐब नहीं है मेरी समिता में, सतीश जी ने गुस्से में कहा। वो बिल्कुल साफ सुथरी और शरीफ है, और आप मेहरबानी करके इज्जत से यहाँ से चली जाइए। हाँ हाँ, जा रहे हैं। रखो अपने दोस्त की लड़की अपने पास, अगर इतनी ही अच्छी है तो अपने बेटे से ब्याह दो ना। अब की बार उनका वार बिल्कुल दिल पर लगा। सतीश जी ने एक नज़र बेटे पर डाली जिसकी आंखें नम थी और निगाहें जमीन पर झुकी हुई। ऐसा ही होगा, अचानक सतीश जी के मुंह से निकला। सबके चेहरे पर हैरानी थी। राजवीर तो कुछ पल के लिए बोल ही ना पाया, लेकिन बाप के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहता था। सतीश जी, आप क्या कह रहे हैं? सुनीता जी हैरान रह गईं। समिता और राजवीर, क्यों, इसमें क्या बुराई है? सतीश जी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, और आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं, जा सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे बेटे की शादी समिता से होगी। उनके अंदाज में ऐसी दृढ़ता थी कि किसी में दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं रही। समिता की आंखें नम थी, शरीर कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती किसी के हवाले कर रहा हो। इनकार की गुंजाइश पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। फेरे पूरे हुए, सबने आशीर्वाद दिया। सुनीता जी ने समिता को नफरत भरी निगाहों से देखा, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए इतना सब कुछ किया, अब वही उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने वाली थी। सभी मेहमानों को खाना परोसा जा चुका था। सतीश जी ने देखा उनका बेटा अकेला खड़ा था। वो उसके पास चले आए। नाराज तो नहीं हो मुझसे? उन्होंने बेटे का हाथ थाम कर पूछा। ऐसे क्यों सोचते हैं बाबा? राजवीर ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं बेटा, डर लग रहा है कि कहीं मैंने तुम्हारे या समिता के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी, बिना तुम लोगों की राय लिए ये शादी करवा दी। सतीश जी की आवाज में पछतावा था। बाबा, अगर ऐतराज होता
तो मैं शादी नहीं करता। वो मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान ने सतीश जी के दिल से सारा बोझ उतार दिया। हमेशा खुश रहो बेटा, उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। उनकी आंखों में राहत के साथ गहरा दर्द भी था। मुझे पूरा यकीन है समिता तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जीवन संगिनी साबित होगी। सतीश जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। बहुत समझदार और सहनशील लड़की है वो। तुम दोनों सुखी रहो। राजवीर मुस्कुरा दिया क्योंकि उसके बाबा के चेहरे पर सुकून था। उन्हें यकीन था कि सब ठीक रहेगा। रात के 2:30 बजे जब राजवीर अपने कमरे में आया तो समिता गहरी नींद में थी। यकीनन पूरे दिन की थकान ने उसे इस कदर निडाल कर दिया था कि उसे राजवीर के आने का एहसास तक नहीं हुआ। आज उनकी शादी की पहली रात थी, लेकिन यह रात किसी आम शादी की पहली रात जैसी नहीं थी। राजवीर के लिए यह रात बहुत भारी थी। कुछ घंटे पहले तक वह एक मेहमान की तरह शादी में शामिल था और अचानक उसी की शादी हो गई उस लड़की से जिससे उसका कनेक्शन बस नामात्र का था। कनेक्शन भी ऐसा कि अगर कभी सामने पड़ जाए तो हल्की सी मुस्कान दे देता और वो भी सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती। अमेरिका से लौटते वक्त उसके मन में कभी ख्याल तक नहीं आया था कि भारत आकर उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, मगर जो होना था हो चुका था और वह इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। कुछ देर समिता को चुपचाप देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम चला गया। उसका मन और दिमाग दोनों थके हुए थे। शायद गर्म पानी का शावर लेकर उसे थोड़ी राहत मिले। बाथरूम से गिरते पानी की लगातार आवाज ने समिता को जगा दिया। उसे एहसास हुआ राजवीर आ चुका है। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। पता नहीं इतनी बेचैनी में उसे नींद कैसे आ गई थी। दादी ठीक कहती थी, वो नींद के मामले में बहुत कमजोर थी। किसी भी वक्त कहीं भी सो जाती थी। वो राजवीर का सामना नहीं करना चाहती थी, मगर अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिर एक ऐसा आदमी जो कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा हो और जिससे वो मुश्किल से 2-4 बार ही मिली हो, अब उसका पति बन गया था। राजवीर हमेशा से थोड़ा रिजर्व रहता था। वो उसे कभी ठीक से समझ नहीं पाई थी। उसने गहरी सांस ली। बाथरूम में पानी की आवाज बंद हुई तो जैसे उसका दिल भी रुक गया। अब राजवीर बाहर आएगा और वो उससे क्या कहेगी। इन्हीं सोचों में वो खोई थी कि बाथरूम का दरवाजा खुला और राजवीर बाहर आया। उसे जागा देखकर वो थोड़ा चौंका। हेलो, समिता ने झिझकते हुए कहा। हेलो, राजवीर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। तुम अपने कपड़े बदल लो, राजवीर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। जी अच्छा, समिता ने धीमे से कहा, मगर वो वहीं बैठी रही। माहौल इतना अजीब था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजवीर ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो, जो कुछ हुआ वो अब बदल नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात साफ साफ बतानी है। मैं अमेरिका में किसी से शादी का कमिटमेंट करके आया था और यहाँ जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो। सब अचानक हो गया। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। समिता की आंखें झुकी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम यह बात समझ लो, वह बोलता गया। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता हूँ। तुम्हारी जरूरतों का पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। वो बोल रहा था और समिता पत्थर की तरह जमी बैठी सुन रही थी। उसे पहले से मालूम था कि ऐसा ही होगा। वो राजवीर को दोष नहीं दे सकती थी, ना कोई शिकवा कर सकती थी। कठिन वक्त में राजवीर ही था जो उसके लिए दीवार बनकर खड़ा रहा था। जब बाकी सबने मुंह मोड़ लिया था, उसने ही उसका साथ दिया था। मगर वो भी एक लड़की थी, उसके भी अपने ख्वाब थे, उम्मीदें थीं। राजवीर जब ये सब कह रहा था तो वो बस सोचती रह गई, अब मेरे सपनों का क्या होगा। उसने उसका साथ दिया था और अब शायद जिंदगी भर समिता वही एहसान चुकाती रहेगी। राजवीर ने गुड नाइट कहा और करवट लेकर सो गया। समिता देर तक जागती रही। उसके भीतर सोचों और डर का तूफान चल रहा था। जिंदगी में अब तक कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद वो वहीं बैठे बैठे चुपचाप सो गई, जैसे उसकी थकान ने उसके सारे सवालों को चुप करा दिया हो। राजवीर नींद की गहराई में था, जब ना जाने कब वो उसके इतना करीब आ गया था
कि उसके बदन की हल्की सी खुशबू ने उसे जगा दिया। आंखों में फैला हुआ काजल चेहरे पर उतर चुका था। यकीनन वो रोते हुए ही सोई थी। मेकअप पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे मानना पड़ा, वो खूबसूरत थी। नींद की बारिश में भीगती हुई लड़की और उसके चेहरे पर सुबह की हल्की किरणों की चमक, वो किसी हसीन वादी के नज़ारे जैसी लग रही थी। राजवीर कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया। उसकी निगाहों में जैसे कोई खामोश खिंचाव था। जब उसने नजरें चुराई तो उसे एहसास हुआ कि शायद सच में रोते रोते सूजी हुई आंखों वाली हर लड़की में एक अलग ही खूबसूरती होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इरादे से की जाए, और अब तो हालात ऐसे थे कि वो खुद उसमें फंस चुका था। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए लौटा था और एक ऐसे रिश्ते में बंध गया था जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। गलती उसकी अपनी थी। अगर वो इस मसले में ना पड़ता तो शायद सब कुछ अलग होता, लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर था। जिस माहौल से वो आया था वहाँ गलत देखकर चुप रहना सिखाया नहीं जाता था। अब क्या करोगे, उसने खुद से बुदबुदाया था। उसकी निगाहें अब भी उस लड़की के चेहरे पर टिकी थी। उसके पास में सोई हुई वो लड़की अब उसकी पत्नी थी। कुछ ही दिनों में उसकी वापसी की फ्लाइट थी। उसने गहरा सांस लिया। उसे अफसोस नहीं था, मगर अंदर एक बेचैनी जरूर थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। अचानक उसने करवट बदली तो उसने उसका बाजू अपने सिर के नीचे रख लिया। राजवीर ने एक पल को उसकी तरफ देखा। उसे सिगरेट की तलब हो रही थी, लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ चुकी थी। वो चाहते हुए भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया, और फिर वही तकते तकते उसकी भी आंखें बंद हो गईं। सुबह जब आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो अब भी राजवीर का हाथ पकड़े हुए है। वो एकदम घबराकर पीछे हट गई। नींद में उसे पता नहीं चला कि कब वो ऐसे सो गई थी। उसके मन में सवाल उठने लगे। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो इन्हीं उलझनों में थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उठ जाओ, नाश्ते की मेज पर थोड़ी देर में सब पहुंच जाएंगे। बाहर से सुनीता जी की आवाज आई। राजवीर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर खामोशी से बाथरूम में चला गया। 5 मिनट बाद वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। वो अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे चाहती हो कि पहले वो बाहर निकल जाए। सॉरी, रात में कुछ ज्यादा सख्त हो गया था, राजवीर ने अचानक कहा। वो उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंकी, फिर धीरे से बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। राजवीर ने नरम लहजे में कहा, मैं यहीं नाश्ता कर लूंगी। उसने धीमी आवाज में कहा। शायद वो बाहर सबका सामना करने से डर रही थी। राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ओके, जैसा तुम चाहो। वो कमरे से बाहर चला गया था। वो कमरे में अकेली रह गई थी, अपनी सोचों और कल की शर्मिंदगी के साथ। पता नहीं वो सबका सामना कैसे करेगी। वो जानती थी कि वो यहाँ मिसफिट थी। राजवीर अपने हालात में फंस गया था और उसकी माँ इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं थी, जो बस कुछ लम्हों में बन गया था। ऐसे में वो किसी से भी किसी अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं कर सकती थी। उसने गहरी सांस भरी और खुद को वक्त के हवाले छोड़ते हुए उठकर कपड़े बदलने लगी। समिता किधर है? राजवीर नाश्ते की मेज पर ही बैठा था कि दादी जी ने पूछा। वो अपने कमरे में ही नाश्ता करेगी। राजवीर ने कहा, कमरे में क्यों करेगी? दादी जी ने उसे घूरा और फिर नौकरानी को आवाज दी, जाओ समिता को बुलाओ। नाश्ता पूरा घर एक साथ करता है और अब वो भी इस घर का हिस्सा है। दादी जी ने ये बात सुनीता जी को सुनाने के लिए कही थी, जो कुर्सी पर हल्का सा पहलू बदल कर रह गईं। आओ बेटी, राजवीर के साथ बैठो, उन्होंने सधी आवाज में कहा। समिता, जो दादी जी के पास बैठने ही लगी थी, एक पल के लिए घबरा गई। राजवीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सुनीता जी के चेहरे पर कई रंग एक साथ आकर गुजर गए। समिता मन मार कर राजवीर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। तभी सतीश के आते ही नाश्ता परोसा गया तो
फिर क्या इरादा है राजवीर? आज रात रिसेप्शन के बाद हनीमून का प्लान कर लो। दादी जी ने नाश्ता करते हुए प्यार से कहा। राजवीर के हाथ ठिठक गए। समिता तो बस जमीन देखने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। अभी कुछ प्लान नहीं किया दादी जी, मेरे कुछ जरूरी काम बाकी हैं। राजवीर ने हल्के लहजे में कहा। क्या मतलब प्लान नहीं किया? दादी जी ने भौएं उठाई। समिता मेरी लाडली है, मैं नहीं चाहती इसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। राजवीर ठीक कह रहा है, हो सकता है इसे कुछ जरूरी काम हो इस बार। दादी जी की बात पर सुनीता जी चुप नहीं रह सकी। राजवीर, मैं क्या बोल रही हूँ? दादी जी ने सुनीता जी की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। राजवीर ने एक नज़र समिता की तरफ देखा और कहा, जहाँ ये कहेगी वहीं चली जाएंगे। दादी जी अब गेंद पूरी तरह समिता के पाले में थी। वो एकदम सकपका गई। बोलो बेटा, कहाँ जाना है? दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका बस नहीं चल रहा था कि दोनों को तुरंत हनीमून पर भेज दें। समिता के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। कुछ दिन में चले जाएंगे अम्मा, अभी क्या जल्दी है? आज रिसेप्शन हो जाने दो, फिर देखते हैं। सतीश जी ने बात कही। समिता ने अंदर ही अंदर शुक्र मनाया। वैसे भी सतीश जी बहुत सुलझे और नरम दिल इंसान थे। समिता को वो अपनी बेटी जैसा ही प्यार करते थे। जब इतना कुछ अचानक हुआ था तब सतीश जी ही थे जिन्होंने बिना किसी झिझक के उसे आसरा दिया था। माँ और पिता दोनों के गुजर जाने के बाद वही थे जो समिता का हर तरह से ख्याल रखते थे। पंकज जी के घर में कोई ऐसा नहीं था जो उनके जाने के बाद उनकी बेटी की जिम्मेदारी लेता, इसीलिए सतीश जी उसे अपने साथ ले आए थे। सभी लोग घर में उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह थी ही स्वभाव की बहुत प्यारी और सबका बहुत ख्याल रखती थी। और दादी जी की तो उसमें जैसे जान ही बसती थी। लेकिन सुनीता जी को वो बिल्कुल भी नहीं भाती थी। दादी जी ने सिर हिलाया। हाँ चलो, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी। राजवीर, तुम फ्री होकर जरा ऑफिस का एक चक्कर लगा लेना। एक बंगले के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वैसे भी तुम्हारी डिग्री पूरी हो चुकी है, तो जब तक तुम यहाँ हो थोड़ा बहुत कामकाज देख लो। सतीश जी ने नाश्ता खत्म करते हुए राजवीर को सीधे संबोधित किया था। ठीक है डैड, मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। राजवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया। सतीश जी उठे, उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी और बाहर निकल गए। उन्हें आज रिसेप्शन के लिए भी सारे इंतजाम देखने थे। राजवीर से पहले ही समिता नाश्ते की मेज से उठ चुकी थी। रिसेप्शन की सादी सी रस्म पूरी होने के बाद सब लोग घर लौट आए थे, जबकि राजवीर किसी पुराने दोस्त से मिलने निकल गया था। शाम को हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उफ, ये जयपुर का शहर और बारिश। समिता को तो दोनों से ही दीवानगी थी। जो कुछ भी बीते दिनों में हुआ था उसके बाद ये मौसम उसके लिए किसी राहत से कम नहीं था। राजवीर के कमरे के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें एक झूला लगा था। उसने पहली बार उस झूले को गौर से देखा और वहीं जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वो बारिश में भीगने लगी, पूरी तरह खोई हुई, इस बात से बेखबर कि राजवीर अभी अभी बाहर से लौट कर आया था। वो बरामदे से गुजरते हुए ठिठक गया। समिता को उस हालत में देखकर उसकी नजरें थम गईं, जैसे बारिश खुद उसकी खूबसूरती को निखारने आई हो। उसकी गीली जुल्फें गर्दन से चिपकी हुई थीं और हर एक बूंद उसके चेहरे को और भी निखार रही थी। राजवीर के दिल में हल्की सी हलचल उठी। उसे मानना पड़ा, वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। वो कल से ही एक अजीब सोच में उलझा हुआ था कि इस रिश्ते को आखिर कैसे निभाए। वो उन मर्दों में से नहीं था जो किसी औरत को उस बात की सजा दे जिसमें उसका कोई कसूर ही ना हो। नरम दिल और समझदार स्वभाव उसे सतीश जी से ही मिला था। वो चाहता था कि किसी को भी दुख ना पहुंचे और सब कुछ शांति से सुलझ जाए। मगर उसे यह भी अब महसूस होने लगा था कि उसकी माँ सुनीता जी का रवैया समिता के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था और वो ये भी जानता था कि आगे चलकर ये बात आसान नहीं रहने वाली थी। उनकी जिद बहुत बुरी थी। सतीश जी, राजवीर और फिर दादी जी की वजह से वो खामोश थी, मगर ये खामोशी तूफान से पहले की थी। उसे उनसे किसी अच्छी उम्मीद की गुंजाइश नहीं थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई, राजवीर पहले से ही बिस्तर पर था।
वो अभी अभी लेटा था। रिसेप्शन के बाद वो दिन भर दोस्तों के साथ बाहर रहा था और अब देर रात लौट कर आया था। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? उसकी गहरी निगाहों से बचने के लिए वो फौरन बोल पड़ी। दादी जी ने कहा था आपसे पूछ लूं। वो थोड़ा हकलाकर बोली। राजवीर ने मोबाइल से नजर हटाकर उसे देखा और मुस्कुराया। दादी जी ना कहती तो तुम पूछती भी नहीं, है ना? वो चौंकी। नहीं, मतलब पूछती मैं, ऐसा नहीं है। तुम इतनी डरी सहमी क्यों रहती हो मुझसे? माना कि मैंने मजबूरी में शादी की और तुमसे किसी ने राय भी नहीं ली, मगर मैं इतना भी डरावना आदमी नहीं हूँ कि तुम बकरी की तरह सहमी रहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फौरन बोली। क्या मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? उसने हंसते हुए पूछा। मतलब कमरे से बाहर। आपको कुछ खाना तो नहीं? राजवीर हंस पड़ा। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। ऐसा करो, 2 कप कॉफी बना लाओ। 2 कप क्यों? आप तो एक ही हैं। अरे वाह, अब हम 2 हैं तो 2 ही बनेगी ना? जी अच्छा। वो बिना और कुछ पूछे कमरे से भाग गई। राजवीर के लिए उसका डर अजीब था। वो जिस माहौल से आया था वहाँ की लड़कियां आत्मविश्वासी और खुलकर बोलने वाली थीं। समिता की झिझक और सादगी उसे हैरान कर रही थी। कुछ ही देर में वो कॉफी लेकर आ गई। कप थमाकर वो बेड की दूसरी तरफ बैठ गई। तो क्या सोचा तुमने? राजवीर ने सहज होकर पूछा। क्या सोचा? वो चौंकी। मतलब जिंदगी में आगे क्या करना है? मेरा तो कोई इरादा नहीं है, उसने झट से कहा। राजवीर ने हैरानी से उसे देखा। या तो वो सच में कुछ नहीं सोचती थी या फिर बताना नहीं चाहती थी। अच्छा, बच्चों के बारे में क्या प्लान है? उसने हंसते हुए पूछा। का कौन से बच्चे? वो सकपका गई। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है तो लोग किसी दिन खुशखबरी पूछेंगे ही ना? राजवीर ने बनावटी गंभीरता से कहा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसका चेहरा सुर्ख हो गया। राजवीर हंसी रोक ना सका। तो ये बातें मैं किससे करूं फिर? उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो और भी लाल हो गई। चलो सोच कर बता देना, राजवीर ने मोबाइल उठाते हुए कहा। वो झेप कर कप उठाई और तेजी से बाहर निकल गई। उसके जाने पर राजवीर मुस्कुरा दिया। उसकी मासूमियत में कुछ ऐसा था जो दिल को छू जाता था। रात गहरी हो चुकी थी। समिता तकिए के सहारे लेटी गाल के नीचे हाथ रख के किसी ख्वाब में खोई हुई थी। उसकी खुली जुल्फें गालों पर बिखरी थी और कुछ लटे होठों को छू रही थी। राजवीर की आंख अचानक खुली तो उसने उसे उसी हाल में देखा। इतनी मासूम और सुंदर कि कुछ पल को वो खुद को रोक ना पाया। उसने खुद को टोका और धीरे से झुककर उसकी आंखों पर पड़ी एक बाल की लट हटाई। उसी पल समिता की आंख खुल गई और उसने जोरदार चीख मारी। राजवीर चौंक कर पीछे हट गया, मगर उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। मजबूरन उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? उसने घबरा कर कहा। सब सोए हुए हैं और तुम ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कोई हादसा हो गया हो। आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे मेरे साथ? उसने झटके से उसका हाथ हटाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कर रहा था। आप कर रहे थे। क्या कर रहा था मैं? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा जो अभी अभी नींद से जागी थी और हल्की गुलाबी चमक लिए हुए थी। आप मेरे साथ? वो कुछ कहते कहते रुक गई। हाँ बोलो, क्या मैं तुम्हारे साथ? उसने गंभीरता से पूछा। पीछे हटिए आप और उधर जाकर सोइए प्लीज। राजवीर मुस्कुरा दिया। वैसे तुम्हारी ये फरमाइश भी दिलचस्प है। तलाक की अर्जी तो तुम दे सकती हो, लेकिन फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा कहीं। जी नहीं, वो झुलझुला कर बोली और चादर अपने ऊपर खींच ली। राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए करवट लेकर लेट गया। कमरे में खामोशी छा गई, पर दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल बाकी थी। समिता तंग होकर बोली और फिर राजवीर की तरफ मुड़ी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आप कुछ कर रहे थे मेरे साथ? उसने गुस्से में पूछा और फिर चुप हो गई। राजवीर ने हंसते हुए कहा। जी नहीं। वो फिर धीरे से बोली। जी हाँ। वो उसके इनकार पर इकरार करवा रहा था। क्या मसला है आपका? उसने नींद भरी आवाज में पूछा। मसला यह है कि तुम खर्राटे बहुत लेती हो मैडम, और ऐसा लगता है जैसे रेल का इंजन कमरे में घूम गया हो। अब राजवीर ने नई बात छेड़ दी। क्या सचमुच? समिता की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गईं। उफ, राजवीर, यह लड़की मजाक भी नहीं समझती।
उसने मन ही मन कहा। राजवीर ने आह भरी तो समिता शर्मिंदा सी हो गई। वो वाकई बहुत सादगी भरी और बेवकूफ सी लग रही थी। सो जाओ, उसने जरा दूर होकर लेटते हुए कहा। समिता उसे देखती रही। तुम मुझे घूरना बंद करोगी? राजवीर ने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि समिता उसे घूर रही थी। आप सो जाएं, मैं भी सो जाऊंगी, उसने झिझकते हुए कहा। राजवीर ने आंखें खोलकर उसे देखा। तुम सोचती होगी अगर सो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ वैसा करूंगा, उसने धीरे से कहा, मानो उसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। समिता का चेहरा पल में लाल हो गया। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, उसने नजरें झुकाकर कहा। कहा नहीं, लेकिन सोचा तो है ना? राजवीर ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, सोचा नहीं, उसने तंग होकर कहा। वैसे ऐसा वैसा कुछ भी मैं तुम्हारे साथ जागते हुए भी कर सकता हूँ, राजवीर ने उठकर बैठते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? समिता घबराई। क्या रूम लॉक्ड है? राजवीर ने पूछा। समिता ने घबराकर उसे देखा और फिर दरवाजे की तरफ नजर दौड़ाई। राजवीर को लगा कि वो अभी उछलकर दरवाजे की तरफ भाग जाएगी, लेकिन उसने बस हंस दिया। फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है, राजवीर ने जानबूझकर यह कहा और निशाना सही लगा। क्या मतलब आपकी इस बात का? समिता ने बुरी तरह गुस्से में कहा। मेरा मतलब है कि मैं खूबसूरती पसंद इंसान हूँ बहुत, राजवीर ने हल्की हंसी के साथ कहा। तो रहने दो सारे डर, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। इस अंदाज में बोलते हुए राजवीर समिता के पास झुका। आप मुझे बदसूरत बोल रहे हैं, समिता ने कहा। नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कहने की क्या जरूरत है, मतलब तो यही था ना, समिता ने हल्की हंसी में कहा। राजवीर भी दिल से हंस पड़ा। सही है, एक मिनट, समिता ने सिर हिलाया और खुद ही चौंकी। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, सो जाओ यार, राजवीर ने मन ही मन कहा। समिता बस उसे घूरती रही और आखिरकार दोनों धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगे। राजवीर ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि समिता उसे ही घूर रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे समिता को तंग करने में अब मजा आने लगा था। जब राजवीर की आंख खुली तो उसने समिता को आईने के सामने खड़ा पाया, जो गीले बालों को कंघी कर रही थी। उसके रेशमी बाल किसी नदी की लहर की तरह बह रहे थे और उसकी गर्दन पर एक छोटा सा तिल राजवीर को उसकी ओर देखने से रोक नहीं पाया। शादी किसी और के साथ तय हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर किस्मत ने उसे किसी और के साथ जोड़ दिया। जब समिता मैट्रिक में थी तब उसके पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वक्त के साथ राजवीर ने उसे बड़ा होते देखा था। वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी ज्यादातर हॉस्टल में रहा और फिर नौकरी के लिए बाहर चला गया। इस तरह उनके बीच हमेशा से एक कनेक्शन तो रहा, लेकिन थोड़ा दूरियों वाला। राजवीर ने उसे देखते हुए सोचा, वो एक बहादुर लड़की है जिसने जिंदगी के हजार दुखों और परेशानियों से डटकर मुकाबला किया है। जब समिता ने बालों को बांधना शुरू किया तो राजवीर थोड़ा चौंक गया। उन्हें खुला रहने दो, वो अचानक बोल पड़ा। समिता झटके से पलटी और जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ दिया। राजवीर बेड पर सीधा होकर बैठ गया और उसे देखने लगा। लगता है तुम मुझे अपना पति नहीं समझती, उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा। समिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसी बात तो नहीं है, लग तो यही रहा है जैसे मैं कोई सड़क छाप आवारा हूँ जिससे तुम्हें डर है कि कहीं कुछ गलत ना कर दूं। राजवीर के लहजे में हल्की झुलझुलाहट थी। समिता ने धीरे से कहा, असल में मुझे शर्म आती है, इसीलिए बस, वो नजरें झुकाए बोली। राजवीर ने नरमी से कहा, तुम एक बहादुर लड़की हो समिता, और मैं तुम्हारी इस बहादुरी की बहुत कदर करता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसीलिए सिर झुकाकर डरी हुई सी मेरे सामने मत खड़ी हुआ करो। समिता ने सर उठाकर राजवीर की ओर देखा। पहली बार किसी ने उसे इस तरह सराहा था। वो हालात से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अपनों को खो देना और फिर लोगों के हाथों से मिले जख्म आसानी से नहीं भरते। राजवीर ने कहा, हमारे बीच अगर मोहब्बत नहीं भी है तो भी इज्जत वाला रिश्ता जरूर है। तुम्हें और मुझे उसे समझने और अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं राजवीर सतीश सिंह सच्चाई पर यकीन करता हूँ। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम अपनी मर्जी से जैसे जिंदगी जीना चाहो वैसे जी सकती हो। मैं तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट करूंगा। मैं जानता हूँ ये वक्त आसान नहीं है,
लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है। सब कुछ अपनी मर्जी के हिसाब से तो नहीं होता। तुम्हें खुश रहना सीखना चाहिए, राजवीर धीमे और नरम लहजे में बोल रहा था। समिता राजवीर की बहुत इज्जत करती थी, मगर आज उसकी बातें सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और शुक्रगुजारी का एहसास हो रहा था। राजवीर बेड से उठा और 2 कदम बढ़ाकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपने इतना करीब पाकर समिता की सांसें कुछ तेज हो गईं। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है समिता, राजवीर मुस्कुराकर बोला। समिता हल्के से हकलाने लगी। जी मैं तो बस, राजवीर हंस पड़ा। बहादुर लोग निगाहें चुराकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करते हैं। समिता की झुकी हुई पलकें कांपी। जब उसने धीरे धीरे नजरें उठाई तो राजवीर ने मुस्कुराकर देखा। थैंक यू, वो बस इतना ही बोल पाई। वेलकम श्रीमती जी, राजवीर ने हल्की शरारत में कहा और फिर बाथरूम की तरफ चला गया। समिता ने गहरी सांस ली, जैसे सीने का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। कुछ देर बाद जब राजवीर बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ सुनीता जी समिता को ऊंची आवाज में डांट रही थी। राजवीर एक पल को रुक गया, फिर तेजी से उनकी ओर बढ़ा। बेटे को देखते ही समिता जी एकदम चुप हो गई। राजवीर ने पहले माँ की ओर देखा, फिर समिता की तरफ। ये क्या हो रहा है, उसने सख्त आवाज में पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, सुनीता जी ने बात टालने की कोशिश की। मम्मी, आप समिता से ऐसे कैसे चिल्ला सकती हैं? वो इस घर की बहू है। आप जिस तरह उससे बात कर रही थी, ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। राजवीर की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर से काम कर रही थी। समिता ने बीच में आकर माहौल संभालना चाहा। गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे पसंद नहीं कि घर की बहू पर नौकरों के सामने कोई ऊंची आवाज करे, राजवीर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। सुनीता जी ने तंज से कहा, अच्छा, अब तुम्हें अपनी माँ की बातें भी गलत लगने लगी। बात यह नहीं है मम्मी, राजवीर ने जवाब दिया। मुझे बस ये ठीक नहीं लगा, और अगर कोई मेरी पत्नी के साथ गलत बर्ताव करेगा तो। वह आधे में रुक गया, समिता की ओर देखा और उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ चला गया। सुनीता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो कुछ नहीं बोली। कमरे में पहुंचते ही राजवीर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारा क्या मामला है समिता? कोई कुछ भी कहेगा और तुम चुप रहोगी? वो इस घर की बड़ी है राजवीर, वो डांट सकती हैं, समिता ने धीरे से कहा। राजवीर ने उसके कंधों पर हाथ रखते और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, बात इतनी सी है कि इंसान को जगह और वक्त देखकर बोलना चाहिए। हर बात सह लेना ठीक नहीं होता, समझी? ऐसे कैसे सरवाइव करोगी जिंदगी में? उसका लहजा सख्त था, मगर शब्दों में चिंता और नरमी दोनों झलक रही थी। समिता ने उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर शायद सब आसान हो जाएगा। उसे तो आदत थी उस सब की, कुछ नया तो नहीं हुआ था। नया शायद बस इतना था कि आज पहली बार किसी ने उसके लिए कुछ कहा था, किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। लेकिन उस वक्त राजवीर की नजदीकी से वह बुरी तरह घबरा गई थी। अपने लिए खड़े होना सीखो, वरना मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के, राजवीर ने हल्की नाराजगी में कहा और धीरे से उसके कंधे से हाथ हटाकर बेड की ओर बढ़ गया। वह अपने बाल ठीक करने लगा, जबकि समिता बेड पर बैठी थी, दोनों हाथ पकड़े, सिर झुकाए, जैसे किसी अपराध की सजा भुगत रही हो। राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास आया, उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। देखो समिता, वह बहुत शांत लहजे में बोला, इस दुनिया को किसी की खुशी या गम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बस तमाशा देखते हैं। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन हर वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें अपने हक के लिए बोलना, अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, वरना ये दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, समझदारी थी। समिता के गालों पर अचानक आंसू ढुलक पड़े। अरे ये क्या हुआ? राजवीर घबरा गया। रो क्यों रही हो यार, बहादुर बनो, वो उसके आंखों के किनारे से आंसू पोंछते हुए बोला।
बड़ों के आगे लड़ना मुझे नहीं आता। समिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लड़ो मत, राजवीर ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा। बस अपने हक की बात करना सीखो, वो काफी है। वो मुस्कुराया। अब चलो आंसू पोंछो और कपड़े बदलो, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर? इस वक्त? समिता चौंकी। हाँ, बस ऐसे ही। थोड़ा हवा खाने चलो, माँ को मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मना करना चाहती थी मगर न जाने क्यों नहीं कर पाई। कुछ ही देर में वो दोनों शहर के एक खूबसूरत होटल में पहुंचे। राजवीर ने डिनर ऑर्डर किया और उसकी ओर देखा। समिता के चेहरे पर लंबे वक्त बाद सुकून और खुशी झलक रही थी। वो ओपन एरिया में बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी और समिता मुस्कुरा रही थी जैसे पहली बार बाहर निकली हो। राजवीर ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है, मुझे जयपुर हमेशा से पसंद था, समिता ने कहा। जब मैं छोटी थी मम्मी ने मुझे जयपुर की बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं पूरा जयपुर घूमूं, हर जगह जाऊं, लेकिन जब मम्मी पापा नहीं रहे सब खत्म हो गया, सारी ख्वाहिशें वहीं दफन हो गईं। वो पहली बार अपने दिल की बातें राजवीर से कह रही थी। राजवीर ने उसका हाथ थामा और बोला, कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। उसकी आंखों में सच्चाई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे कि तभी वेटर खाना लेकर आया। दोनों मुस्कुराए और हाथ पीछे कर लिए। उस शाम का माहौल बहुत खुशनुमा था। उन्होंने साथ खाना खाया, बातें की और राजवीर ने उसे उस दिन पहली बार महसूस करवाया कि वो अकेली नहीं है। वो घर लौटे तो माहौल बिल्कुल शांत था। राजवीर बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि समिता ने धीरे से कहा, सुनिए। हाँ बोलो, राजवीर ने पलट कर देखा। मैं वहाँ काउच पर सो जाऊं क्या? रात भर आप मेरी वजह से तंग होते हैं, उसने झिझकते हुए कहा। उसे कल की अपनी खर्राटे वाली बात याद थी। राजवीर मुस्कुराया। मैंने कब कहा कि मैं तंग होता हूँ? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिक्कत है, पर आपको नींद नहीं आती, समिता ने कहा। तो यहीं आ जाओ चुपचाप, वो मुस्कुराते हुए बोला। दूर होकर सोने के लिए शादी नहीं की थी। समिता ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, लेकिन हमारे बीच ये दूरी तो हमेशा रहेगी ना? राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दूरी अगर दिलों में ना हो तो बाकी सब बस दिखावा होता है। वो मुस्कुराया और पहली बार समिता को लगा कि शायद उसके भीतर भी कोई उम्मीद अब सांस ले रही है। ऐसा क्यों सोच रही हो समिता? पति पत्नी के बीच ये दूरी क्यों आने लगी? राजवीर उठकर उसके पास चला आया ताकि समझ सके कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। आप तो दूसरी शादी करने वाले हैं ना? आपने अमेरिका में किसी से कमिटमेंट किया है तो जाहिर है नजदीकी भी उसी से बढ़ानी चाहिए जिससे मन लगा हो। वो यह सब कह तो गई लेकिन खुद हैरान थी कि इतनी बड़ी बात उसके मुंह से निकल कैसे गई। आमतौर पर वो छोटी सी बात कहने से पहले भी 100 बार सोचती थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही। तो बताओ, तुम क्या चाहती हो? राजवीर उसके बहुत करीब आ गया था। क्या मैं वो कमिटमेंट निभाऊं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या फर्क पड़ेगा? वो धीरे धीरे पीछे हट रही थी। बहुत फर्क पड़ेगा। राजवीर आगे बढ़ता रहा। वो एकदम लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर गई और सोफे पर जा बैठी। राजवीर ने झुककर अपने दोनों हाथ सोफे पर रखे जैसे उसे चारों ओर से घेर लिया हो। अगर मैंने सच में कोई कमिटमेंट की होती तो कभी तुमसे शादी नहीं करता समिता। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने बस एकदम से हुई शादी की वजह से ऐसे ही कह दिया था, फ्रस्ट्रेशन में। और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं तुमसे बच्चों की बात करता? बच्चों? वो उसकी बात पर अटक गई। राजवीर के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान फैल गई। हाँ, बच्चे, मुझे तो बच्चों से बहुत प्यार है। सोचो ना, छोटे छोटे, कोई यहाँ दौड़ता, कोई वहाँ, कोई मेरे कंधे पर बैठा हो, कोई तुम्हारी गोद में, पूरा कमरा बच्चों की हंसी से भर जाए। वो जोश में बोलता पूरे कमरे की तरफ देख रहा था जैसे वो नजारा सच में उसकी आंखों के सामने हो। इतने सारे बच्चे मैं नहीं संभाल पाऊंगी, समिता ने झट से कहा। और उन्हें संभालेगा कौन? तुम बस पैदा करना, बाकी संभालना मेरा काम, राजवीर हंसते हुए बोला और उसका हाथ पकड़ा। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, वो घबराई। अरे यार, अब दूर रहकर तो बच्चे नहीं होंगे ना? वो मुस्कुराया। थोड़ा पास तो आना पड़ेगा, थोड़ा तुम, थोड़ा मैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, समिता हड़बड़ा गई।
अभी तो मैं खुद छोटी हूँ। अच्छा, तुम छोटी हो? राजवीर ने हंसते हुए कहा। 23 साल की हो गई हो और अभी भी छोटी? वो उसके गालों को हल्के से छूते हुए बोला। इतने प्यारे मुलायम गाल कोई कैसे छोड़े? उसने मजाक में कहा। राजवीर जोर से हंस पड़ा। ऐसे डर क्यों रही हो? वो उसे बिस्तर तक लाया, उसके सिर के नीचे तकिया रखा और उसे देखने लगा। मुझे आपकी आंखों से डर लगता है। समिता ने उसके चेहरे पर हाथ रख लिया। राजवीर मुस्कुराया। डर तो तब लगे जब मैं कुछ गलत करूं। समिता के पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई। राजवीर पीछे हटते हुए बोला, सांस क्यों रोकी आपने? वो हकलाने लगी। अच्छा, सांस ऐसे रोकी जाती है? राजवीर शरारती लहजे में बोला। चलो प्रैक्टिकली दिखाऊं? वो फिर उसके करीब आया तो समिता सहम कर पीछे हट गई। उसकी इस हालत पर राजवीर जोर से हंस पड़ा। पागल लड़की, उसने लाइट बंद की और सिर्फ मध्यम रोशनी चालू रखी। डरने की जरूरत नहीं है, मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं। मैं बस चाहता था कि तुम अपने आप को मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करो, बस, और कुछ नहीं। ये भी क्या कंफर्टेबल होने का तरीका था? समिता ने हल्के झुलझुलाहट से कहा, पर उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। राजवीर ने करवट बदली और मुस्कुराकर बोला, अरे ये तो छोटी मोटी शरारतें हैं, इतना तो हक बनता है पति का कि बीवी से छेड़छाड़ करे। थोड़ी थोड़ी मस्ती होती रहे तो रिश्ते में ताजगी रहती है, वरना मैं तो और ज्यादा तंग करूंगा और फिर कौन जाने जज्बात में बहक ही जाऊं। समिता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, पहली बार बिना डर के, एक हल्के से सुकून के साथ। उसके शब्दों पर समिता के चेहरे पर अनायास मुस्कान आई। उसने आंखें मूंद ली और पल भर में खुद को जैसे हवा में तैरता महसूस किया। राजवीर जैसा पति हर किसी को नसीब नहीं होता और वो खुद को बहुत नसीब वाली मानती थी। जरा सा सिर उठाकर आंखें मूंदे उसने राजवीर को देखा, जो शांत चेहरे के साथ पास बैठा था। अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा और उसने खुद को डांट दिया, ज्यादा फ्री मत हो समिता। अगर मैं ज्यादा फ्री हो गया तो फिर सारी रात परेशान रहोगी। वो खुद से मुस्कुराई और वापस तकिए में चेहरा छुपाकर सोने की कोशिश करने लगी। जब उनके हनीमून का प्रोग्राम बना तो राजवीर बहुत उत्साहित था। वो उसे वर्ल्ड टूर पर ले जाना चाहता था, कम से कम दुबई और अमेरिका तो जरूर। लेकिन समिता ने तो जैसे उसकी सारी प्लानिंग ही बदल दी। वो बोली, पहले मैं अपने देश के खूबसूरत शहर देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही बाहर जाऊंगी। राजवीर हंस पड़ा पर उसकी जिद के आगे झुक गया। दूसरी ओर सुनीता जी ने बहुत कोशिश की कि वो दोनों कहीं जाने ना पाए। कभी कुछ बहाना, कभी किसी का नाम लेकर टोकना, पर राजवीर ने एक नहीं सुनी। वो समिता को लेकर मसूरी के लिए निकल पड़ा। दिल्ली से उन्होंने हवाई जहाज से देहरादून तक का सफर तय किया और फिर वहां से अपनी कार से मसूरी के लिए निकल गए। रास्ते में पहाड़ों की ठंडी हवा थी और समिता उन खूबसूरत नज़ारों में खोई जा रही थी। राजवीर बीच बीच में उसे देख लेता, फिर मुस्कुराकर सड़क पर नजरें जमा लेता। सुबह से निकले थे और अब शाम ढलने लगी थी। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर उन्होंने खाना खाया, फिर आगे की सफर शुरू किया। सड़क कभी नदी के किनारे किनारे चलती, कभी ऊंचे पहाड़ों के बीच से घूम जाती। कहीं कहीं दूर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते और फिर धुंध में खो जाते। शाम ढलते ढलते वो अपने गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। दिन भर के सफर से दोनों थक चुके थे। सूरज के ढलते ही ठंड अचानक बढ़ गई थी। राजवीर ने कमरे में लगे फायर प्लेस में लकड़ियां जलाईं, जबकि समिता कपड़े बदलने अंदर चली गई। राजवीर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, जहां धुंध धीरे धीरे फैल रही थी और दूर जलती बत्तियों की हल्की रोशनी उस धुंध में घुलती जा रही थी। समिता बहुत चुपचाप राजवीर के पास आकर बैठ गई। राजवीर मोबाइल में व्यस्त था, लेकिन उसके पास बैठने की आहट महसूस कर चुका था। कमरे में बस लकड़ी जलने की चट चट की आवाज गूंज रही थी। दोनों के दिलों की हालत अजीब सी थी। एक सुकून भरी खामोशी थी जो जैसे बहुत कुछ कह रही थी। राजवीर ने नजर उठाई और गहरी निगाहों से समिता को देखा। आग की रोशनी में उसका चेहरा जैसे दमक रहा था। वो पल ठहर गया था और उनमें
एक अनकही बात थी जो शायद किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा, राजवीर खुद पे कंट्रोल रखो, उसने मन ही मन खुद को समझाया। उसे अचानक कॉफी की तलब हुई। शायद ध्यान बांटने का यही तरीका था, वरना वो आज अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। सुबह ही वो कार से कॉफी का सामान निकाल लाया था और समिता फौरन कॉफी बना लाई। ये जगह कितनी खूबसूरत है। कॉफी बनाकर कप उसके हाथ में देते हुए समिता ने शीशे के बाहर झांका, जहां धुंध में दूर की लाइटें दियों की तरह टिमटिमा रही थी। हाँ, सच में, राजवीर ने कॉफी की एक चुस्की लेते हुए कहा, वो पल जिसमें सुकून हो वही सबसे खूबसूरत होता है। लकड़ियों के जलने की चट-चट की आवाजें, धुंध में लिपटी ठंडी हवा और पहाड़ों की वो सर्द खामोशी, उस गेस्ट हाउस का माहौल किसी सपने जैसा था। समिता दिन भर के सफर से थक चुकी थी, इसीलिए जल्दी ही बिस्तर पर चली गई। राजवीर बस उसे देखता रहा और फिर खुद से मुस्कुरा उठा। पागल सी है पर कितनी प्यारी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब राजवीर को अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। वो आधी नींद में था, लेकिन कुछ देर से एहसास हो रहा था कि कोई उसके पास है। आंख खुली तो देखा समिता उसके कंधे से सटी थी। राजवीर ने गहरी सांस ली। वो सोचने लगा, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। उसके बालों को पीछे करता हुआ वो उसके चेहरे को देखने लगा। नाजुक नक्श, हल्की मुस्कान और नींद में ढली आंखें। नींद और चाहत के बीच जूझते हुए राजवीर खुद पर काबू नहीं रख सका। समिता ने हल्का विरोध किया, लेकिन उसकी कोशिश राजवीर को रोक नहीं सकी और उस रात दोनों के बीच वो रिश्ता मुकम्मल हुआ, जिसमें लफ्ज नहीं सिर्फ एहसास थे। हनीमून से लौटते वक्त वो दोनों पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे में घुल चुके थे। जाते हुए दो अलग लोग थे, लौटे तो जैसे एक जान बन गए थे। और यही बात सुनीता जी को सबसे ज्यादा खटक रही थी। समिता रसोई में खाना बना रही थी। पीछे से सुनीता जी आई और जानबूझकर उसका दुपट्टा चूल्हे की लौ के पास रख दिया, फिर चुपचाप बाहर निकल गई। समिता के ध्यान में खाना चल रहा था कि अचानक उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली। आग तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तभी राजवीर आ गया। समिता, वो चिल्लाया और भागकर उसके पास पहुंचा। एक झटके में उसने उसका दुपट्टा दूर फेंका, लेकिन इसी में उसकी हथेली बुरी तरह जल गई। राजवीर, समिता घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। वो नम आंखों से उसकी हथेली देख रही थी, लाल छाले पड़ी दर्द से कांपती हुई। तुम ठीक हो? उसने रोते हुए पूछा। राजवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, बस हल्का जल गया। वो अपनी हथेली छुड़ाकर उसे देखता रहा, फिर चैन से उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में डर था, खो देने का डर। राजवीर ने आंखें बंद की और मन ही मन शुक्र मनाने लगा, हादसा टल गया। अगर मैं कुछ देर से आता तो पता नहीं क्या हो जाता। इतने में सुनीता जी अंदर आई, चेहरा चिंता से भरा हुआ। अरे राजवीर बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये दुपट्टे में आग कैसे लगी? समिता ने जल्दी से कहा। पता नहीं सासू माँ, अचानक भड़क गई थी आग। प्लीज आप बाहर चलिए, मैं राजवीर के हाथ में मरहम लगा दूं। ओ नो, जल गया हाथ। सुनीता जी ने नाटकीय अंदाज में माथा पीटा। हाय, मैं तो मर ही गई। राजवीर चुप रहा। उसकी आंखें अब सिर्फ समिता के चेहरे पर टिकी थी, जिसमें चिंता थी, मोहब्बत थी और एक बेइंतहा सुकून भी। सुनीता जी घबराते हुए राजवीर तक पहुंची थी। हाय, मेरे बेटे का हाथ जला दिया। कैसी मनहूस औरत हो तुम समिता, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा। मम्मा, क्या हो गया है? माँ, इसमें समिता का क्या कसूर? वो एकदम अपनी माँ को रोकते हुए बोला। इसी का तो सारा कसूर है। सुनीता जी झल्ला उठी। मुझे शुरू से पता था ये मनहूस है। पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर शादी के दिन अपने ही रिश्ते को खा गई, और अब उनकी बातें समिता के दिल पर किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। राजवीर ने कड़ाई से कहा, माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। ये मनहूसियत जैसी बातें बोलना ही गलत है। मैं इन बातों को नहीं मानता। और रही समिता की बात, मेरे लिए अगर वह है तो मेरा सौभाग्य है, मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है। वह मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, जो इस परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। वह मेरी पूरी कायनात है। वो एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। उसकी बातों में ऐसी सच्चाई थी कि सुनीता जी के रोंगटे खड़े हो गए। समिता,
प्रेग्नेंट थी, मतलब वो दादी बनने वाली थी और उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उधर समिता किचन से बाहर जा चुकी थी, जबकि सुनीता जी वहीं खड़ी रह गई थी, हक्की बक्की सी। शुक्र है मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ, समिता बच गई और मेरा पोता भी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उन्हें लगा जैसे उनके दिल पर लगी कठोरता की परत हट गई हो। कभी कभी झटके ही कुछ लोगों की आंखें खोलते हैं। करीब कुछ महीने बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वही तीनों मौजूद थे। कुछ ही देर में डॉक्टर ने बेटे के जन्म की खुशखबरी सुनाई और यह भी बताया कि समिता पूरी तरह खतरे से बाहर है। राजवीर उसी पल खुशी से रो पड़ा। वो जो कभी अमेरिका वापस जाने वाला था, पर समिता से अचानक हुई शादी, फिर उसका अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी और फिर पिता सतीश की अचानक हार्ट की बीमारी, इन सब ने उसके कदम रोक दिए। आखिरकार उसने अमेरिका को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब जब शादी हो चुकी थी, बीवी और बच्चे को छोड़कर जाने का उसका मन बिल्कुल राजी नहीं था। उसने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। वो अपने बेटे को गोद में उठाए बस उसे ही निहारता जा रहा था, जैसे उसकी सारी थकान, सारी परेशानियां उसी मुस्कान में खो गई हों। वही समिता भी उसे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही खुशी थी, राजवीर के और अपने बच्चे की मां बनने की खुशी। वो हल्के से मुस्कुराई। राजवीर ने बच्चे को धीरे से उसके पास लिटाया और झुककर समिता के माथे को प्यार से सहलाया। थैंक यू सो मच, मेरी पूरी दुनिया हो तुम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब बस कुछ बच्चे और हो जाएं, फिर जिंदगी में पूरा सुकून आ जाएगा। राजवीर के इस मजाक पर समिता ने उसे अचरज भरी निगाहों से देखा और अगले ही पल राजवीर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। जिंदगी को हमेशा मोहब्बत से जियो, वो बोला। नफरत से जीकर सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद होती है। इस तरह राजवीर के आने से समिता की जिंदगी संवर गई। दोस्तों, आपको राजवीर और समिता की कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी में बताई गई घटनाओं का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा या महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को नहीं दर्शाती है। इसमें जो भी घटनाएं दिखाई गई हैं, उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना है। हम पूरी तरीके से घरेलू हिंसा और महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का विरोध करते हैं। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।